Hi Praful. Hi sir. How are you? I'm fine sir. How are you? Thank you so much for coming to Pune. आप It- इतने दूर से आए, हमारी खुशनसीबी है. I'm so happy. It's my pleasure and honor sir. Thank you so much. So, Praful, you started your career at a very humble way. मतलब Yes. आपने शुरुआत काफी छोटे पैमाने से की है. Yes sir. फिर आज आप एक बड़े डायरेक्टर हो. Yes sir. मराठी फिल्म्स के बहुत बड़े डायरेक्टर हो और आपने कितने फिल्म्स बनाए अब तक? अब तक मैंने सर पहले हिंदी फिल्म बनाई थी. अच्छा. उसके बाद 4 शॉर्ट फिल्म्स बनाई अच्छा. और उसके बाद एक मूवी बड़ी बनाई वाह. मराठी की अच्छा. जो ऑलमोस्ट रिलीज हुई थी हाँ. महाराष्ट्र के ऑल थिएटर्स में. उसका रिव्यूज अच्छा है, मैंने सुना है. और अच्छी चली भी सर. हाँ. तो आप बता सकते हैं कि आपका जर्नी कैसा रहा? कि आप शुरू में आपका हाँ, स्टार्टिंग में एक हम्बल जर्नी था, Yes, फिर sir. आप धीरे धीरे करके अब एकदम बड़े डायरेक्टर बन गए हो मराठी फिल्म्स के. यस सर. एक्चुअली ये प्रोसेस ये हुआ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था हाँ जी. तो गीत लिखता था सर. अच्छा. आई एम शायर कवि. क्या तो बात है? हाँ, तो बहुत सारी कविताएं लिखी मैंने. कम से कम 700-800 कविताएं थी मेरी. 700-800? यस सर. किसके लिए लिखा था आपने? नहीं, वो तो शौक था उस जमाने में. बहुत शौक था लेकिन, और उसको ये भी कहेंगे कि ऊपर वाले का वो गॉड गिफ्टेड था. हाँ, ऑटोमेटिक ख्याल आते थे माइंड में, ऑटोमेटिक उनको लिखता था. तो ऐसा करके बहुत बड़े पैमाने पर मैंने फिल्म की स्टोरीज लिखता था. फिर ये कहानी माइंड में वही चलता था मेरे. तो ऐसा करते 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 फिर मुंबई आता था मैं. स्ट्रगल था बहुत मेरा. तो उस जमाने में तो मोबाइल नहीं थे, इतना कम्युनिकेशन फास्ट नहीं था. लैंडलाइन फोन्स थे. तो मुंबई आके प्रोड्यूसर्स के ऑफिसर्स में विजिट देता था मैं. फिर वो कांटेक्ट नंबर पूछते तो वहाँ तब कौन सा कांटेक्ट नंबर, किसी दोस्त के घर का, पीपी नंबर, केयर ऑफ नंबर अपने फ्रेंड्स का वगैरह देता था मैं. पड़ोसी का. हाँ. तो ऐसा करके फिर 1-2 बड़ी फिल्मों के लिए मेरे गाने लिए भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म का मेकिंग का प्रोसेस हुआ ही नहीं. अच्छा. मतलब प्री प्रोडक्शन में वो फिल्में कैंसिल हो गई. तो फिर दिल टूट गया. फिर मैंने भी वो निकाल दिया. फिर बाद में और 10 साल के बाद में मेरा जो शहर है सोलापुर, वहाँ पर मेरे दोस्त मिले मुझे, जाकिर भाई बोल के. तो उनको फिल्म का बहुत शौक था. अच्छा. तो वो मिलने के बाद और थोड़ा सा मेरा उफान वो चढ़ा फिल्म का, वो दीवानगी फिल्म की वापस आ वगैरह. गई. तो मैंने सोचा, तो मेरे माइंड में एक तब कहानी ऐसा ये हो रही थी कि अगर इस फिल्म को मैं बना सकता हूँ तो अच्छी बनेगी. 2 दोस्तों की कहानी थी, शक्ति विजय बोल के. तो तब मेरी दुकान थी तब इलेक्ट्रॉनिक्स की, टीवी वगैरह सेल सर्विस सब था मेरा. अच्छा. अभी भी है लेकिन दुकान नहीं है. अच्छा. अब दुकान की जरूरत नहीं है कहा जाए अच्छा, तो. ऑनलाइन का. तो तब ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा कि अगर ये कहानी अगर मैं इसकी फिल्म बनाऊंगा तो अच्छी होगी. तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ. तो उन्होंने भी मुझे बताया, प्रफुल्ल सर ये बहुत टफ काम है, मतलब ये बहुत हार्ड वर्क है, इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, ये सब बातें हैं. तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे. और तो फिर वो फिल्म बनाना मैंने हाथ में लिया, शक्ति विजय. तो मुश्किलें आने लगी. प्रोड्यूसर भी आपने? हाँ, प्रोड्यूसर मैं खुद था, मैं खुद प्रोड्यूस किया था उसको. और तब क्या था सर, अभी वो बोलते हैं ना कि वो टाइम देखो कैसा था. जब मैंने फिल्में स्टार्ट की, फिल्म बनाना शक्ति विजय, तब डीवीडीज थी. बहुत बड़ा मार्केट था डीवीडीज का. एक्चुअली मैं आई एम बिजनेसमैन, प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा ही जरूर. तो मेरे माइंड में ये प्लान आया कि मैं ये फिल्म बनाऊंगा और जो तालुका प्लेसेस है, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस है, वहाँ पे के जो डीवीडीज के शॉप्स है, सब पे कम रेट में दूंगा, डिस्काउंट में. तो उससे सेल बढ़ेगा. अगर फिल्म अच्छी है, कहानी अच्छी लगी तो लोग मानेंगे. और थोड़ा वो प्रमोशन भी करूंगा. ये मेरे माइंड में था सर, पूरा माइंड में था. तो मैंने फिल्म बनाना शुरू किया. अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हुआ सर, फिल्म आधी बनी और डीवीडी बंद हो गई. अरे बाप रे. पेन ड्राइव आ गया जमाना. तो अरे बाप रे बोला, वो बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए. लेकिन मैं रुका नहीं. देखो अभी एक काम हाथ में लिया है, तुमने ब्लॉग किया है, फिल्म बना रहे हो, रिश्तेदारों को पता चला था, दोस्तों को पता चला था, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट को सबको पता चला ये अभी फिल्म बना रहा है. तो मुझे आज भी उस बात पर गर्व है खुद पर कि मैंने वो फिल्म रोकी नहीं. बहुत सारी मुश्किलें आई लेकिन मैंने वो फिल्म कंप्लीट की और उसका लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी रखा. उसमें मैंने डीवीडी लॉन्च की. लेकिन जो कमर्शियली जो मेरा ये था तो वो डाउन हो गया था. और ये भी हुआ ना कि इसने फिल्म बनाई, इसका दुकान चला गया. अरे इसकी बहुत अच्छी दुकान थी, बहुत चलती थी. हाँ, और लोगों का कैसा है आपको पता है, एक रहेगा तो वो 10 नाम रखेंगे. तो वैसा बहुत था मेरे बारे में. मैं जहाँ भी जाता था लोग हंसते थे मेरे पे. अरे यार तूने फिल्म बनाई है, नहीं बनानी थी फिल्म. तो अभी एक होता है वो दौर, जो वो भी सहना है और आने वाला भी सहना है. तो ऐसा हुआ कि अभी इस
वो जो टाइम था मेरा, तो वहां से मुझे फाइट बैक करना था सर। फिर मैंने सोच लिया अभी जिंदगी आई है, 4 दिन की जिंदगी है, तो बोलते ना भेड़ बकरी बनकर नहीं जीना है, शेर बन के जीना है तुझे। हाँ तो चलो झुंड में नहीं। फिर मैं लोगों से बोलने लगा, वो मेरी जो जंप थी वो जंप नहीं थी, वो ट्रायल था। जंप तो अब आएगी। तो सब लोग बोला अरे ये पागल है, इसका छोड़ दो, ये पागल है, दिमाग सरफिरा है। लेकिन क्या होता है मेंडी सर, जब आप एक चीज के पीछे लगते हो पूरी लगन से, तो ये सच है, मेरे बारे में हुआ, ऊपर वाला भी आपके साथ आता है। तो ऐसा हुआ, वैसे दोस्त मिले मुझे कि जो उनका, मेरी जो अदा है, एक अदा रहती ना, वो एक बहुत अच्छा ये है, देखो एक शेर है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, कि हजारों बार अभी ये मत पूछो कितनी रौनकें मुझ में बाकी है, अभी तुम ये मत पूछो कितनी रौनकें मुझ में बाकी है, हजारों बार उजड़ कर बसने वाला शहर हूं मैं। क्या बात। तो उस तरीके का हुआ जिंदगी का। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है, हुआ था तो बहुत कुछ भी नहीं हुआ है, मैं इसमें से आराम से बाहर निकलूंगा और मैं इसी शहर में बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्ट करके दिखलाऊंगा। और वैसा हुआ मेंडी सर, मैंने वो किया। और ये भी था कि उस फिल्म में मुझे बहुत मौका था पैसे कमाने का दूसरे जरिए से, लेकिन मैं इसे नहीं किया। मैंने पूरी ईमानदारी से वो फिल्म की, पूरी ईमानदारी से प्रोड्यूसर के हाथ में उसका फाइनल डीसीपी दिया। और इतना सुकून था मुझे तब, एक बहुत बड़ा जो मेरा अपमान हुआ, अचीवमेंट होगा, एक जिंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और मैंने मेरे एक दोस्त को भी बताया था, एक दिन ये जो पर्दा है ना, एक हम के दूसरी कोई फिल्म देखने गए थे, एक दिन ये जो पर्दा है ना, इस पर एक नाम लिखा होगा बड़े अक्षरों से, महाराष्ट्र के सभी थिएटर में, कथा पटकथा लेखन दिग्दर्शन आणि संवाद, द वन एंड ओनली प्रफुल्ल सुरेश मस्के। तो हुआ मैंने सर ऊपर वाले की दोस्त में, अभी भी बोलता हूँ, उसमें मेरा कुछ नहीं है, ऊपर वाले का ही सब है, एक जरिया हूं मैं। और वो सब हुआ जिंदगी में, फिर खुशी है, अब बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, एक हैप्पी वे पे जिंदगी आई है मेरी अभी। तो आपको ये कब से ये शौक था फिल्म बनाने का? बचपन से? बचपन से था, बचपन से। तो आपने ट्रेनिंग वगैरह लिया कहीं से? नहीं सर, इसके लिए मुझे ट्रेनिंग मेरी शॉर्ट फिल्म्स ने मुझे, और पहली जो मैंने शक्ति विजय फिल्म बनाई, एक्चुअली ये जो फिल्में थी मिशन कश्मीर, आप बहुत बड़ी फिल्म ऋतिक रोशन की वगैरह, तब मैं इतनी बार गया उनका गोरेगांव इंडस्ट्री में, जुहू, मालाड, बहुत घुमाऊं सर। तब मैं इतना घुमाऊं ना, मुझे वो पैशन था। मैं वो देखता था, एक प्रोड्यूसर, एक लिंक मिली ना, वो प्रोड्यूसर का ऑफिस किधर है, इधर है, उधर जाता था, हीरो लोगों के ऑफिस में जाता था, दीपक तिजोरी के ऑफिस में गया हूँ मैं बहुत बार। उसने ये करके बोला बाद में, अरे यार तू क्या है ऐसा, मतलब इतना मुझे पैशन था सर। तो उसमें मुझे वो फिल्म मेकिंग का जो अंदाजा है ना, तो छोटा थोड़ा बढ़ के, लेकिन जो थ्योरेटिकली सब पता था मुझे, लेकिन जब मैंने फिल्म बनाने ली, जिंदगी की पहली फिल्म, 4 घंटे की फिल्म बनाई थी सर मैंने, शक्ति विजय। 4 घंटे की फिल्म, और उसमें जो एक्टर थे वो मुझसे कम से कम 10 साल 15 साल बड़े। 4 घंटे का फिल्म? 4 घंटे का फिल्म बना था सर। फिर बाद में एडिटर ने और मैंने कट करके उसको 3 घंटे का बनाया, हिंदी फिल्म थी। तो मुझे ऐसा होमवर्क जबरदस्त उसमें से मिला, एक्टर्स लोगों से कम्युनिकेट कैसे करने का, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से कैसा करने का। और वो कैमरामैन मेरे को तब भी बोलता था, सर मैं कैमरा का संभाल लेता हूँ, आप क्या करो, आप इमोशंस निकालो आर्टिस्ट लोगों के। तो उस वे पे मैं चला, चलो ठीक है, एक अच्छा सा टेक्नीशियन लेने का मेरा फंडा एकदम सादा सिंपल है सर। देखो कैमरामैन को मैं कभी ये नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और मेरी ये भी टर्म रहती है, कैमरामैन मुझे डिस्टर्ब ना करे, वो अपना काम करे। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ सर, कैमरामैन ऑर्डर देता था एक्शन बोल के, मैंने उसको रोका, देख डायरेक्टर मैं हूँ, मैं ही ऑर्डर दूंगा, तुम चुप रहना है, तुम सिर्फ टेक्निकल एंगल संभालो। तो उसकी वजह से क्या होता है सर, प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा होता है, कंट्रोल होता है। हाँ, तो वो जो टेक्निक है, उस टेक्निक की वजह से फिर मेरा शक्ति विजय के बाद फिल्म मेकिंग स्टॉप हुआ ना, तो क्राइसिस की वजह से। फिर उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई, तुटका, निर्दोष बनाई, एक्चुअली निर्दोष बनाई। तब कुछ दोस्त मुझे अच्छे मिले, फिर मेरे संतोष बंडगर बोल के दोस्त थे, वो मिले मेरे को, तो वो बोले चल मैं प्रोड्यूस करूंगा, कितना खर्चा आता है, नो प्रॉब्लम। फिर तुटका बोल के हमने फिल्म बनाई। तो वो तुटका फिल्म का ये हुआ सर, वो जो मुझे, मेरा जो अभी तक विठ्ठला तुझ और तुटका मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो तुटका में इतना जान झोंक कर मैंने काम किया ना, अरे बाप रे, दुनिया को भूल गया सर मैं वो फिल्म बनाते समय। इतना इमोशनल फिल्म बनाया, जिस दिन वो फिल्म यूट्यूब पे आई लोगों में इतनी खुशी थी सर, अरे बाप रे। आज भी वो फिल्म 9.5 लाख व्यूज है उसको, 9.5 लाख, विदाउट एनी प्रमोशन, पेड प्रमोशन सर।
विदाउट एनी पेड प्रमोशन। तो लोग आज भी वो फिल्म देखते, 45 मिनट्स की है, बोलते हैं क्या इमोशनल फिल्म, वाह। वो आप उसके कमेंट देखना सर कभी, कम से कम 400-500 कमेंट है उसके नीचे। इससे कमेंट से ना, अरे बाप रे, वो देखकर मैं आज भी खुश होता हूँ इतना। चलो कुछ अच्छा मेरे हाथ से हुआ, इतना अच्छा हुआ वो। हाँ सर, तुटका। फिर तुटका को देख के एक प्रोड्यूसर तैयार हुए, तो उन्होंने बोला शॉर्ट फिल्म, तो पहले उन्होंने बोला शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, मैं बोला नो प्रॉब्लम। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं सर बड़ी बनाओ आप, हम बड़ी बनाएंगे फिल्म। फिर विट्ठलातूस का जन्म हुआ सर। फिर विट्ठलातूस भी थिएटर में लगी, उसके सॉन्ग गाने अच्छे थे। वो थिएटर में लगने के बाद जब मैं गया ना फर्स्ट शो देखने के लिए सर, जब थिएटर से हम बाहर निकल रहे थे, औरतें, बूढ़े, बच्चे, मिडिल एज के लोग, सबकी आंखों में पानी था सर, सबकी आंखों में पानी था। क्या स्टोरी था उसका? स्टोरी सर उसका ये था, आपको ये बोलते ना, एक शापित राजकुमार, तो उसको श्राप रहता है एक राजकुमार की, जिंदगी में तुझे दुख और दर्द के दौर में से गुजरना पड़ेगा। तो वो बचपन से ही दुख और दर्द के दौर से गुजरते 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 उसका बड़ा होता है वो। उसका कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा ना मैंने सर, इतना अच्छा, मैं आज भी ऐसा प्राउड फील करता हूँ प्रफुल्ल मस्के, यू नरेट, यू रिटर्न वेरी ग्रेट कैरेक्टर। विट्ठल शिंदे का कैरेक्टर था, तो उस कैरेक्टर को मैंने ऐसे दिखाया सर, बचपन से ही वो त्याग करता है, त्याग, इतना त्यागी दिखाया सर। मेरे लिए कुछ ना हो, मेरे आजू बाजू के लोग हैं ना सर, मेरी आंखों में पानी आ रहा है, मेरे आजू बाजू के लोग जो है ना वो खुश रहे, उनकी खुशी देखकर मैं खुश होऊंगा, इतना अच्छा लिखा। और वो सर कहानी लिखते समय मैं कम से कम 30 से 40 बार रोया हूँ सर, मैं अकेले में कहानियां लिखता हूँ। तो इतना अच्छा और इतना बढ़िया लिखा है वो देखने का। तो अभी टारगेट ये था, जब मैंने कहानी पूरी की, अब ये पर्दे पे उतारने का टारगेट था सर। एक्टर नया, एक्ट्रेस नहीं, फिर अभी उनकी एक्टिंग देखकर सब लोग उनके होश उड़ जाने या फिर वो इन्वॉल्व होने जाने, ये तो होना है। हिप्नोटिज्म करना है उनको कि ये देखने के बाद अरे बाप रे क्या फिल्म बनाई यार, ऐसा होना है। उसके लिए भी बहुत मेहनत किया सर, बहुत मेहनत। एक्टर लोग सुनते नहीं थे तो मैं उनको डांटता था, नहीं मेरी डांट से आज तुम परेशान होगे लेकिन एक दिन तुम मेरा नाम जरूर लोगे। अभी तुम नाराज हो जाओ मुझसे, लेकिन एक दिन तुम जरूर बोलोगे सर अच्छे के लिए डांटते थे। फिर उनको मैं प्रैक्टिस सेशन किया, प्रैक्टिस लिया उनकी, मैं कम से कम 3 से 4 महीने प्रैक्टिस किया, उसके बाद उनको कैमरे के सामने लाया सर। 4 महीने प्रैक्टिस किया? यस सर। और स्टोरी ये है सर, स्टोरी का बोलना ही भूल गया आपको। तो वो शापित राजकुमार जो है वो बड़ा होता है, फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है, वो लड़की उसके पिताजी की दुश्मन होती है। अच्छा। पिताजी के दुश्मन की लड़की होती है वो, तो वो उससे लव करता है, लेकिन प्रॉब्लम हो पिताजी का जो दुश्मन है वो इस शादी के लिए तैयार नहीं रहता है। तो वो खुद आके वो विट्ठल शिंदे के पास आता है, हीरो के पास, मेरी बेटी को तू छोड़ दे, तुझे कितना चाहिए पैसा उतना देता मैं, क्या तुझे चाहिए वो, और तू विट्ठल है। उसका क्या रहता है सर, बचपन से वो किसी को देता ही रहता है, सिर्फ कोई गरीब आया ये ले पैसे, कोई अनाथ आया ये ले पैसे, वो देता ही रहता है, सिर्फ गिव उसकी जिंदगी में। हाँ, तो उसका नाम होता है बहुत। तो हीरोइन उस पर वो ये रहती है, पत्रकार रहती है ना, तो उस पर लेख लिखती है वो हीरोइन, तो उसका पीछा करती है क्या क्या करता है, ये सच में करता है क्या दान धर्म, इतना दान धर्म करता है ना वो, एकदम त्यागी दिखाया उसको, कर्ण, इस युग का कर्ण दिखाया। तो वो उसका पिताजी शातिर दिमाग से आता है, वो बोलता है ये कर्ण है ना, तो बेटी का हाथ जरूर छोड़ेगा मेरे कहने पर। तो वो आता है, उसके पाँव पड़ता है, विट्ठल शिंदे मेरी बेटी का हाथ छोड़ दे, और तू सच में का विट्ठल है, तू विट्ठल भगवान है। तो वो बोलता बहुत मुश्किल है साहब, ये मत करने बोलो मुझे, मैं भी आपकी बेटी से सच्चा प्यार नहीं, बोलता तो छोड़ दे। तो वो छोड़ देता है बेटी का हाथ, और हीरोइन को मत बताओ, बोलता है कि मैंने छोड़ दिया है बोल के। फिर हीरोइन उसको बोलती तूने बेवफाई की मेरे साथ। फिर वो गांव छोड़ता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है उसकी जिंदगी में, वो गांव छोड़ के जाता है विट्ठल शिंदे। फिर वो कलेक्टर बनता है 5 साल के बाद, हीरो कलेक्टर बनता है। हीरोइन आती है पत्रकारों के उसके पीछे लगती है, तू सिर्फ इतना बोल सबके सामने कि ये जो तूने किया सब नाटक था दान धर्म का, एक चीप पब्लिसिटी के लिए तूने ये किया था। ठीक है बोलता मैं। फिर उसको टाइम देती, आने वाले शुक्रवार या गुरुवार को आ मीडिया के सामने, तू ये बोल दे, फिर मैं तेरी जिंदगी से चली जाती हूँ। मतलब इंसल्ट करती रहती वो उसका हर बार। फिर उसके 2 दिन पहले ही उसके पिताजी को प्रॉब्लम होता है लड़की के, जो ये मांगता है ना दान धर्म में, तो वो उसको प्रॉब्लम होता है, पिताजी को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाते हैं। और तब FM रेडियो पर वो जिला अधिकारी था ना हीरो, वो सुनता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है,
और वो जो ब्लड ग्रुप है न मिलने वाला रेयर, वो उसका रहता है। किसी का है तो जल्द से मरना जाओ हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल को चले जाते हैं। विठल सिंधे खुद चला जाता है, वो ब्लड डोनेट करता है, बचाता है और वहां से निकल जाता है। और वो उसके लड़की के माँ पिताजी को बोलता है मेरा नाम मत बोलो प्लीज, मैंने दिया बोल के। तो वो सब घूमती रहती है ब्लड के लिए, किधर नहीं मिलता उसको। फिर वो आती है, फिर डॉक्टर बोलता है अरे आपके पिताजी की जान बच गई, एक आदमी था भला आया, थैंक यू डॉक्टर साहब। बोलती नहीं मुझे मत बोलो, विठल सिंधे को बोलो। बोलता हूँ उसने आके तुम्हारी बाप को डोनेट किया है, ब्लड दिया है, नहीं तो पिताजी चले जाते तुम्हारे। फिर वो पिताजी के आंख में आंसू आते हैं लड़की के, अरे बोलता बेटी मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, विठ्ठल शिंदे खरंच चांगला माणूस आहे, मीच हे असं केलं, त्याला जाऊन मागितलं दानामध्ये, असं सांगितलं की तू त्याला सोडून दे म्हणून सांगितलं, सगळी चूक माझी आहे मला माफ कर बोलता। फिर उसके माइंड में आता अरे बाप रे ऐसा किया विठ्ठल शिंदे ने, मतलब विठ्ठल शिंदे अच्छा आदमी है। तो फिर वो जाती है उसको ढूंढने विठ्ठल शिंदे को, ऐसा स्टोरी है। बहुत अच्छा है। लेकिन और क्लाइमैक्स है सर, आगे आगे और क्लाइमैक्स है। हीरोइन जाती, वो खुश होती ना हीरोइन, चलो अभी विठ्ठल शिंदे मिल जाएगा मुझे। वो विठ्ठल शिंदे के पास जाती, तो उस दौरान 7 दिन पहले ही एक घटना घटती है। वो घटना ऐसी होती है, एक अपंग लड़की, उसके पैर नहीं होते, वो पेपर में जाहिरात देती कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, सिर्फ मुझे संभालने वाला भी कोई मिले इंसान तो अच्छा है, आपको ऊपर वाले की दुआ लगेगी, कोई हो तो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो विठ्ठल शिंदे कांटेक्ट करता है, उस लड़की को जाके देखता है, वो अपंग रहती है, उसको घर लाता है, उससे शादी बनाता है। तो बोलती मैं शादी करूंगी तुझसे, विठ्ठल शिंदे तुझसे शादी करूंगी, लेकिन तुम इतने बड़े कलेक्टर हो, तुम मेरे से शादी कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। तो वो राधा की कहानी बोलता है हीरोइन की। कौन? विठ्ठल शिंदे बोलते हैं पूरी ऐसा ऐसा थी, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ ट्रेजेडी, अभी वो मेरी जिंदगी में नहीं है और कभी आने की ये भी नहीं है उम्मीद, बोलता वो। तो एक बात बोलती वो लड़की जो हँडिकॅप्ड रही थी ना, ठीक आहे विठ्ठल शिंदे साहेब मी तुमच्याशी लग्न करते, पण मला एक वचन द्या, ज्या दिवशी ती मुलगी तुमच्या आयुष्यात येईल त्या दिवशी मी तुमच्या आयुष्यात नसेल। जिस दिन वो लड़की आपकी जिंदगी में आएगी मैं आपकी जिंदगी में नहीं रहूंगी। तो बोलता ठीक है, वो वचन देता उसको और शादी बनाता है। और ये होता है, राधा बैक आती है, उसके घर ढूंढते ढूंढते आती है, किधर है नहीं मिलता उसको, फिर घर का एड्रेस निकाल के आती है, दरवाजा खोलती है तो एक अपंग लड़की खोलती है दरवाजा। सर वो सीन के लिए मुझे अब तक कम से कम 700-800 लोगों ने ऐसा किया है, रिपीट तब तो मैं, और बहुत जबरदस्ती ने सर। फिर वो आती है राधा, ऐसा दरवाजा खोलती है तो एक हैंडीकैप्ड लड़की आती है सामने, दरवाजा खोलती है, जैसे ही दरवाजा खुलता है वो हैंडीकैप्ड लड़की बोलती है या राधा जी। फिर वो बोलते अरे तुला माझं नाव कसं काय माहित, तू ओळखते का मला? मेरे को विठ्ठल शिंदे ने मुझे तभी कहा था, एक दिन रोता हुआ चेहरा लेकर एक लड़की तुम्हारे दरवाजे पर आएगी और वो राधा होगी। बोलता हो तू रडत आली ना माझ्या दरवाज्यावरती, तू राधाच आहे। अरे वाह। हाँ, फिर वो मेरे आंखों में आंसू है यार, इट्स वेरी इमोशनल फिल्म। तो ऐसा होता है, वो वापस आती है, आई एम सॉरी बुला दिया आपको, इमोशनल है बहुत है। हाँ, कट कर दो उसके बाद। तो वो आती है, नहीं रहने दो ना, लोगों को पता चल तो कितने इमोशनल। तो आती है लड़की आती है, तो वो बोलती है अरे यार तू राधा है। फिर वो ऐसा देखती, तू कौन है? हैंडीकैप्ड लड़की को वैसा फोटो लगा रहता है विठ्ठल शिंदे का और हैंडीकैप्ड लड़की का। फिर वो देखते अरे बाप रे शादी हुई, हाँ बोलती शादी हुई मेरी विठ्ठल शिंदे के साथ। फिर वो निकल के जाती रहती, तो ऐसा बैग जाते समय थांबा राधाजी बोलती, 2 मिनट थांबा, अजूनही विठ्ठल तुमचाच आहे। फिर वो पूरी कहानी बोलती उसको, मैंने ऐसी ऐसी कसम डाली, अगर तू आएगी जिंदगी तो मैं नहीं रहूंगी, और ये शादी उन्होंने सिर्फ माझं लग्न त्यांनी माझ्याशी नाही केलं, ते देव माणूस आहे बोलती वो, माझ्या अपंगत्वाशी लग्न केलेलं आहे बोलती वो। तो फिर राधा के आंखों में भी आंसू होते हैं, अरे बाप रे इतना ग्रेट विठ्ठल शिंदे है, मित्रा काय बोले बोलती। फिर और वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है, ऐसा सीन। तो इस टाइप पर प्लॉट है सर। और उसको मिलती जाके मिलती, लेकिन विठ्ठल शिंदे उसे एक्सेप्ट नहीं करता है राधा को। वो बोलता है अभी मैंने उससे शादी की है, मैं अब नहीं तुझसे शादी कर सकता। मैं बोलता तेरे सामने बहुत बड़ी जिंदगी है, तेरे पिताजी है, तेरी माँ है, तू खुद पत्रकार है, तेरी जिंदगी अच्छी है, वो अपंग है, उसका दुनिया में कोई नहीं है। तो वहां पे कट दिखा है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। इस टाइप का स्टोरी है। तो पहली कोशिश थी सर बड़ी फिल्म की, मेन ये है ऑडियंस तक पहुंचा, मैं उनसे कनेक्ट हो सका, ये बहुत बड़ी बहुत कनेक्ट। पहले तो मुझे डर लगा था जब रिलीज के पहले दिन, रात भर मैं सोया नहीं, क्योंकि मुझे लगा अरे बाप रे फिल्म ऊपर से निकल जाती है क्या, आर्टिस्ट तो सब नए हैं,
ओके लेकिन अच्छी लगी। बहुत इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी था आपका। हाँ सर। आगे क्या प्लॉट है? क्या सर? आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का सर अभी एक जो क्रिकेट है, क्रिकेट के सब्जेक्ट पर एक जबरदस्त टोटल कमर्शियल स्टोरी है सर। अच्छा। थिएटर में आओ, हंसो, मुस्कुराओ, एंजॉय करो और जाओ, ऐसी टाइप की स्टोरी है सर, जैसे साउथ में बनाते हैं ना, और वो एकदम ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट है सर। कब शुरू कर रहे हो? अभी सर थोड़ा कम्युनिकेशन शुरू है प्रोड्यूसर्स लोगों से। कुछ कंडीशंस है मेरी सर, मेरे फायदे के लिए नहीं है, फिल्म के फायदे के लिए है, लेकिन देखूंगा अभी वो, अगर वो कंडीशंस मैच हो जाती है तो ऊपर वाले की दुआ से वो भी शुरू हो जाएगा सर। तो आगे आपको क्या करना है? आपको हिंदी फिल्म वगैरह बनाने वाले हो या दूसरे लैंग्वेज बनाने वाले हो? नहीं सर, अभी तो मराठी का ही कंसंट्रेशन है पूरा, क्योंकि मराठी में भी अभी बहुत अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं सर। मराठी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी हो रही है अभी, अच्छी हुई है, हो रही नहीं, अच्छी हुई है। हाँ सर। और स्टोरी लाइन भी अच्छे हैं आपके। हाँ ना सर, काफी स्टोरीज हैं। यस सर। ओके। तो ये जो नए बिगनर्स है, स्टार्टर्स, जो भी आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे राइटर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? सर अभी मुझे तो देखो, एक महीने में कम से कम 7 से 8 लोगों का फोन आता ही है। मेरा लड़का अभी एक्टर बनना चाहता है, मेरी लड़की अभी एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो उनके लिए सर कुछ रोल है क्या आपके पास? हीरो का रोल है क्या? हीरोइन का रोल है क्या? तो मैं इन सब से ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत टफ लाइन है सर। इसमें देखो, अगर कोई 500-600 लोग ट्राई कर रहे हैं तो कोई मुझ जैसा एक आधा अकेला इसमें सर्वाइव कर सकता है। बहुत बहुत टफ लाइन है, और जो कोई भी इसमें करना चाहता है उसके पास उतना कैलिबर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, पेशेंस, सबसे बड़ी बात पेशेंस। एक शेर है सर, हजारों बार नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल बाद पैदा होता है चमन में दिदावर कोई एक। ऐसा है सर। नरगिस है, ठीक है, उसकी बहुत सारी खुशबू है, लेकिन ये दुनिया अभी ऐसी हो गई है कि वो नरगिस को भी पहचान नहीं पाती है सर। कभी तो ऐसा कोई मिलेगा तुम्हें जो तुम्हारा टैलेंट पहचानेगा और तुम्हें ऊपर लाएगा, ऐसा है। इसलिए इस लाइन पर आते हो तो बहुत संभल के आओ। पहला स्टडी, फर्स्ट स्टडी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ये लाइन का ट्राई करो आप, यही बोलूंगा सर मैं। तो बहुत बेहतरीन एडवाइस दिया आपने यस सर, यंगस्टर्स के लिए। और बाकी आपका क्या प्लान, और कुछ फ्यूचर प्लान है आपका? वही सर, अभी 1-2-3 स्क्रिप्ट्स है मेरे माइंड में सर, अलग अलग है, अलग अलग विषयों पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। शॉर्ट फिल्म्स तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा सर, एक प्राउडली नहीं कह रहा हूँ अभी। आया एक्सपीरियंस है। कितना साल एक्सपीरियंस है आपका? अभी देखो सर, मैंने 2011 को शुरू किया था फिल्म मेकिंग का काम, अभी 2024-25 आए, तो कम से कम 14-15 साल हो गए सर, आराम से हो गए। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया सर, काफी सीखने को। और हर लाइन का एक ये होता है सर, तो वो आ गया है, अभी अंदर आ गया है, पूरा आ गया है। तो प्रफुल्ल भाई, आप फिल्म मेकिंग तो करते हो, डायरेक्टर हो, पर आपका बिजनेस भी है, फैमिली बिजनेस है। यस सर। तो इन दोनों कैसे संभालते हो? इन दोनों का आपका फैमिली भी है, 1, 2, 3 एक साथ, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन होता है वो आसान काम नहीं है, उसको फुल टाइम देना पड़ता है। राइट सर। उसमें चैलेंजेस को काफ़ी आते हैं। यस सर। डे टू डे चैलेंज होता है, बाकी कई चैलेंजेस होते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? आपका पहले बहुत तकलीफ होती थी सर, इतनी तकलीफ होती थी कि मैं रोता था सर, अरे बाप रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, और कहाँ आके फंस गया, ऐसा लगता था। लेकिन अभी आदत हो गई सर। अच्छा। हाँ। तो आप बैलेंस कैसा करते हो? वक्त कैसे देते हो फैमिली के? अभी वो सीख गया हूँ सर मैं, सबको वक्त देता हूँ, लेकिन मैं फैमिली को देता हूँ, फिल्म को देता हूँ, बिजनेस को देता हूँ, सबको वक्त देता हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट। और अगर मेरी तारीफ में मेरी जबान से करूँ, चलो कर ही लेता हूँ थोड़ी सी। क्या है, तो सुबह मेरा मुस्कुराता चेहरा रहता है सर, और शाम घर भी लौटता हूँ, कितना भी थकने दो, मुस्कुराहट जरा भी कम नहीं होती सर। क्या बात है, ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए सर, इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। That's nice. तो फ्रेंड्स, मैंडी सर बहुत अच्छे शख्सियत और बहुत नामचीन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग को बुलाते हैं और आपके सामने उनका जर्नी लाते हैं। ये काम भी बहुत बड़ा है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कॉलिंग मी टू योर बिजनेस एरिना 365 चैनल। Thank you, sir. थैंक्स सर। Please do like, subscribe and watch.